पिछले वीडियो में हमने देखा था पादप प्रजनन की कौन कौन सी क्या क्या उद्देश्य हैं। क्या देखा था हमने कि पादप प्रजनन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पादप प्रजनन करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, पहले हम इनको शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम इनको डिटेल स्टडी करेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर। इन्हीं की डिटेल स्टडीज आगे रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप प्रजनन की क्रिया में ये प्रमुखतः 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत ही पादप प्रजनन की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इन 5 बिंदुओं में यहाँ पर हम देखते हैं 5 बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले विविधता का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम चयन, उसके बाद देखेंगे मूल्यांकन, मूल्यांकन को अंग्रेजी बोलते हैं इवैल्यूएशन। फिर पढ़ेंगे हम गुणन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम देखेंगे वितरण। तो ये 5 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत हम पादप प्रजनन की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विविधता का उत्पादन, तो पहली बात तो यह है कि विविधता का उत्पादन करना ही क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ मिलता है विविधता के उत्पादन से। तो हम यह कहना चाहेंगे कि जो विविधता होगी अगर जीवों के अंदर, तो हमको अलग अलग प्रकार की कई सारी किस्में विकसित करने में मदद मिलेगी, और विविधता की वजह से ही हमको नई किस्में मिलती हैं। और भी अगर हम बातें करें आगे, अगर देखते हैं कि विविधता की वजह से ही हमको इतने प्रकार की सब्जियां, इतने प्रकार के फल, जिसको जो उपयोगी लगता है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। अगर विविधताएं नहीं होती तो हम इतने सारे फल सब्जियों का उपभोग नहीं कर पाते। अब विविधताओं के लिए विविधता उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले जो किया जाता है ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। ये पहला पद क्या है कि हम पौधे लाएंगे कहां से, क्योंकि नई किस्में विकसित करनी है तो पुरानी किस्म में कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा, या फिर हमको उससे भी अच्छी क्वालिटी के पौधे ढूंढने पड़ेंगे। और इसके लिए सामान्यतः क्या होता है कि जंगली प्रजाति, क्या होता है जंगली प्रजाति, जो अपनी फसलें हैं उनकी जंगली प्रजाति या फिर नई फसलें कई बार कहाँ मिलती है, जंगली आवासों में पाई जाती हैं। तो उन जंगली प्रजाति की फसलों को अगर हम, उन जंगली पौधों को अगर हम फसली पौधों में किसमें परिवर्तित कर दें, फसलों में परिवर्तित कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन बोल देंगे। मतलब जो जंगली प्रजातियां हैं पौधों की, उनको फसल के लायक बनाना, उनको ताकि आसानी से क्या कर सके अपन, खेती बाड़ी कर सकें, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। ग्राम्यन को अगर सामान्य भाषा में बोले तो घरेलूकरण, उनको घरेलू किस्मों में विकसित करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जंगली प्रजातियों को छांटते हैं और फिर उनको इस तरह के पौधे बना देते हैं ताकि वो सामान्य परिस्थितियों में उगाए जा सके, फसलों के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सके। फिर हम देखते हैं दूसरा बिंदु इसी का, अगर फसल को हमने ग्राम्यन कर लिया, उसका घरेलूकरण कर लिया है, तो अब जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, ठीक है, उन फसलों में क्या करते हैं, उनके जनन द्रव का संग्रह करेंगे, कलेक्शन ऑफ देयर जीनोम या जर्म प्लाज्म। उनके जर्म प्लाज्म मतलब उनके अंदर मिलने वाले जो भी जीव द्रव्य है उसका एकत्रीकरण करते हैं अलग अलग जातियों का या अलग अलग किस्मों का, ताकि अगर उनको मिला के नई किस्म बनाने का मौका मिले तो वो भी हम कर पाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, जनन द्रव जो उनके अंदर जर्म प्लाज्म उपस्थित है उसका संग्रह करेंगे। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो कहीं से लाके और पादप को किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में उगाना, बाहर से लाए, अमेरिका से हम कोई फसल लाए, वहां की परिस्थितियां अलग है, अपने इंडिया की परिस्थितियां अलग है, तो वहां से पौधे को भारतीय वातावरण में लाकर उगाना और उसको यहाँ के अनुकूल बनाना, यही क्या कहलाएगा, पादप पुनर्स्थापन कहलाएगा। इसको क्या बोल देंगे,
प्लांट इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, मतलब पादप को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना या फिर कहीं और से लाके किसी विशेष स्थान पर उगाना जहां पर वो पहले नहीं मिलता था। क्या होगा? जहां पर वो पहले उपस्थित नहीं होता था तो उस जगह पर लाके उगाना, इसको क्या बोलेंगे अपन? पादप पुनर्स्थापन बोल देते हैं। फिर जैसे अपन बाहर वाली किस्म लिया है, भारतीय किस्म भी थी, बाहर वाली किस्म अपनी किस्म के साथ में मैं चलो एक उदाहरण के द्वारा संकरण को समझाता हूँ कि साउथ इंडिया के अंदर जो गन्ने मिलते हैं वो बड़े मजबूत गन्ने होते हैं, लंबे होते हैं, उनमें रस की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि नॉर्थ इंडिया के गन्ने जो होते हैं वो थोड़े पतले, पहले की बात कर रहा हूँ, वो पहले पतले होते थे और उनमें रस की मात्रा भी कम होती थी। लेकिन जो साउथ इंडिया के गन्ने हैं, जो केरल साइड या उधर तमिलनाडु साइड उगाए जाते हैं, वो नॉर्थ इंडिया की कंडीशंस के अंदर या उत्तरी भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। तो इन परिस्थितियों के अनुसार करने के लिए उनको क्या किया हमने, साउथ वाली जो गन्ने की किस्में थी उनको नॉर्थ वाली गन्ने की किस्मों के साथ में क्या करा दिया? संकरण करवा दिया, उनको उनके जनन द्रव्यों को मिला दिया दोनों को, और एक नई किस्म विकसित कर ली जो नॉर्थ इंडिया में भी आसानी से उगाई जा सकती है। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं कि अपन अलग अलग किस्मों को, जर्म प्लाज्म को मिला रहे हैं और उससे एक नया पौधा बना रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को, उनके मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन हम बोल देते हैं। तो ये चौथा पद हुआ। इसके बाद में इसके पांचवें पद की, पांचवें स्टेप की अगर बात करें, उत्परिवर्तन, तो कोई किस्म है उसके किसमें परिवर्तन कर देंगे हम? उसके डीएनए के अंदर परिवर्तन कर देते हैं, उसके जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर परिवर्तन कर देते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसमें परिवर्तन हो रहा है? यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? उत्परिवर्तन बोल देते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन उसको हम बोल देंगे, और म्यूटेशन की वजह से ही विभिन्नताएं पैदा होती हैं या अलग अलग किस्में हम बना सकते हैं। किसकी वजह से? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की वजह से। क्यों होता है? आनुवंशिक पदार्थ में अगर क्षणिक परिवर्तन भी हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन भी हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? उत्परिवर्तन बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले बिंदु की, बहुगुणिता, पॉलीप्लोइडी। अब पॉलीप्लोइडी क्या होती है कि सामान्यतः देखा होगा कि द्विगुणित अवस्था है, ठीक है, अगुणित है या द्विगुणित है। अगर गुणसूत्रों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए, जैसे गेहूं के अंदर होते हैं 6N, तो गेहूं की जो अच्छी किस्में हैं उसमें बहुगुणिता मिलती है, उसमें 2N, द्विगुणित की जगह कैसे होते हैं 6N होते हैं वहां पर अवस्थाएं, तो वो क्या होती है? बहुगुणिता। लेकिन उससे, बहुगुणिता से क्या फायदा हो रहा है? यहाँ पर जो पादप प्रजनन में इनको इस्तेमाल करने की क्या फायदा हुआ? इससे ही फायदा हुआ कि वहां पर कई सारे लक्षणों को ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लक्षणों को, अतिरिक्त लक्षणों को वहां पर जोड़ा जा सकता है बहुगुणिता की मदद से। तो ये इसका छठा बिंदु हुआ। और सातवें बिंदु की बात करें, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की अगर हम बात करते हैं, तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमको किसी पादप के अंदर कुछ आनुवांशिक परिवर्तन करने हैं, हम करेंगे, मनुष्य के द्वारा किए जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि मनुष्य उसके अंदर परिवर्तन करेगा। एक उदाहरण इसका भी समझते हैं हम कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का किस तरीके से इस्तेमाल करके एक पादप को कीट पतंगों से बचाया गया है। जैसे बात वही करते हैं हम किसकी? बीटी कॉटन की, बीटी कपास, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में जो बीटी शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिजेंसिस। किसका नाम है? ये बैसिलस थुरिजेंसिस का नाम है। और जो बैसिलस थुरिजेंसिस है, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिजेंसिस, इसका ये जो बैसिलस थुरिजेंसिस है, ये किसी कीट को, एक विशेष प्रकार के कीट को संक्रमित करके उसको मार देता है। इसके द्वारा एक प्रोटीन उत्पन्न किया जाता है, वो प्रोटीन उस कीट को नष्ट कर देता है। तो वो कीट, जिस कीट को ये बैसिलस थुरिजेंसिस नष्ट करता है, वो कीट किसको प्रभावित करता है? कपास के पौधों को प्रभावित करता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि
ये जो बीटी को बैसिलस thuringiensis है उसके जीन को किसकी सहायता से, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से निकाला और किसके अंदर स्थानांतरित कर दिया, कपास के पौधे के अंदर। और अब ये कपास का पौधा स्वयं क्या बन गया, बीटी कॉटन। तो अगर वो कीट, ये बॉलवर्म, कीट का नाम क्या था, बॉलवर्म। ये जो बॉलवर्म कीट है, ये बॉलवर्म कीट क्या करता है, कपास के पौधे की जो कपास आती है उस कपास को खा देता था। तो इस बॉलवर्म प्रभावित करता था किसको, कपास को। तो उसमें क्या करा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की मदद से ये उसका जीन था बैसिलस thuringiensis का, उसको इस कॉटन के अंदर या कपास के पौधे में स्थानांतरित कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पौधे को जब खाता है कीड़ा तो वो अपने आप ही मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर किसके जीन आ गए हैं, बैसिलस thuringiensis के। तो इस प्रकार आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके अपने किस प्रकार का पौधा विकसित कर लिया, कीट प्रतिरोधी। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, चयन। इस चयन में क्या होगा कि अब जो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ जो पौधे होंगे, इसको लाइन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, लाइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ प्रजातियां होती हैं उनके लिए लाइन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ लाइन का इस्तेमाल करेंगे, चयन करेंगे और उनमें देखेंगे कि वो सारी, तो चयन कर लेंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ पौधों का जिनके अंदर वो गुण उपस्थित है या नहीं है। और उसके बाद में फिर जब चयन कर लिया जाएगा उसके बाद में उनका मूल्यांकन करेंगे। उसके अंदर देखते हैं कि वो सारे गुण जो हमको चाहिए थे वो गुण उनके अंदर उपस्थित है या नहीं है। अगर वो गुण उपस्थित हैं तो फिर अगली स्टेप में उनको भेज दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वापस से चयन करेंगे उन पौधों का जिनके अंदर वो गुण उपस्थित होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के बाद में हमको जब उपयुक्त पौधे मिल जाते हैं जिनके अंदर वो सभी लक्षण उपस्थित हैं जो हमें चाहिए थे, तो उनको क्या करते हैं, अपन गुणन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनकी संख्या काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे। और संख्या बढ़ाने के बाद में फिर उनका हम क्या करेंगे, जब हमको उपयुक्त मात्रा में पौधे मिल जाएंगे उन पौधों से बीज लेंगे और उन बीजों को या पौधों के रूप में उनको क्या करेंगे, फिर अगली स्टेप में उनका कर देंगे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब क्रियाएं, ये नया पौधा बनना है, नया बीज का उत्पादन करना है, नई कोई किस्म का विकसित करना, ये सब कहाँ होता है, लेबोरेटरीज के अंदर ये काम किए जाते हैं। और फिर वहां से इनको पूरे देश के अंदर वितरित कर दिया जाता है। तो फिर अंतिम क्या होगा, वितरण, कि जो पौधे तैयार हुए हैं या जो बीज के रूप में उनको पूरे देश के किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वो अंतिम अवस्था होती है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले अवस्था में विविधता का उत्पादन किया, इन सारी स्टेजेस के अंदर इनको सभी को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और फिर फाइनली कहां तक गया, वितरण तक गया। तो इस प्रकार से पादप प्रजनन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन स्टेप को आगे